नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग के सेंटर की तरफ से इनसे मिलिए कि अगली कड़ी में अपनी सफलता की कहानी खुद अपनी जुबानी सुनाने के लिए हमारे एक और होनहार कर्मवीर आपके सामने हैं। अपने बारे में ये आपको बताते हुए वही कहानी को दोहराएंगे कि कर्मवीर, अग्निवीर, वायुवीर जो बनने जा रहे हैं हमारे कर्मवीर, उनको लेके जो भ्रांतियां हैं वो कितना हद तक सच है और भाई को करतार से कितना सहारा मिला, करतार का कितना योगदान रहा। तो मैं विलंब ना करते हुए इन्हीं की जुबानी में इनकी कहानी आपको सुनवाता हूं। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं पटना जिले से बिलोंग करता हूं। यहाँ फेज 2 की तैयारी करने के लिए करतार कोचिंग में एडमिशन लिया हूं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारी हो रही है फेज 2 की जीडी की। एयरफोर्स 2024 का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूं और मेरा नेवी में भी सिलेक्शन हो चुका है। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये सफलता की लड़ी लगाते हुए चल रहे हैं, रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स देते जा रहे हैं और जब रिजल्ट होना शुरू होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये जो फाइनल स्टेप है, ये जो आखिरी पग है, ये जो अंतिम कड़ी है इस सिलेक्शन के सिस्टम का, उसके लिए कहाँ जाएं, क्या करें। बाकियों में तो विकास, जैसे मेरा मानना है कि ठीक है, आप यहाँ आए, कोचिंग लिए या ऑनलाइन से पढ़े, या बाकी जो आपके व्यूअर्स हैं वो कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, उनका रिटेन हो जाता है। रिटेन होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो सबके सामने होती है वो ये होती है कि यहाँ के बाद प्रिसीजन के साथ तैयारी करने के लिए, कि बड़े कम दिन होते हैं, है ना, महीना 20 दिन का समय बचा होता है। इसमें आपको एकदम काट छाट के तराश के और उस लायक बनाया जाता है कि यहाँ पे खुद का इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है अपने अंदर कि लोग यही से कहने लगते हैं कि नहीं सर, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद का जरूरत है, बाकी हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने करतार को क्यों चुना और कैसे चुना। सर, एक तो यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ पे आया था तो मतलब कि 1 से 1.5 मिनट बोल ही पाता था बस, लेकिन अब मुझे लगता है मैं 3 मिनट तक बोल लेता हूँ आराम से, जाके जो मैं स्टेज पे बोल लेता हूँ। ग्रुप में भी 3 से 4 बार पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया विकास, और आपका फिजिकल भी अच्छा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि विकास काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास किए हैं रिटेन को, लेकिन जैसा हर बच्चों के साथ, लगभग सारे बच्चों के साथ होता है, कुछ को छोड़ दे तो, कि उन्हें जीडी में कितना बोला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में भाग लिया जाए, और सबसे बड़ी बात इंट्रो में क्या बोले, कैसे बोले। मतलब शुरुआत तो विकास में अगर गलत नहीं हूं तो लगभग सारे विद्यार्थियों का शुरुआत क्या होता है, इंट्रोडक्शन में नाम बोलते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भूल जाते हैं, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं तो हॉबी भूल जाते हैं, वाई इंडियन एयरफोर्स ये भूल जाते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन एकदम खिचड़ी जैसा चल रहा होता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ आने पे बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत लार्ज इंप्रूवमेंट होता है? यस सर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलती है, उसमें आप पूरा प्रोडक्शन के साथ पूरा जीडी का नरेशन करते हैं, सर जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप में, सर भी यहाँ पे दो पूरा ध्यान देते रहते हैं, तो क्या होता है बच्चे। तो क्या मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये कहूं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सफिशिएंट है कि आपको यहाँ आने के बाद आगे का चिंता करने का जरूरत नहीं है? यस सर। बिल्कुल सही है। तो विकास, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके माध्यम से व्यूअर्स को, मैं हर कर्मवीर से ये बात पूछता हूँ, व्यूअर्स के लिए आपके माध्यम से भी बतलाना चाहता हूँ उनको कि ये एयरफोर्स जो वायुवीर, अग्निवीर के बारे में भ्रांतियां फैली हुई है समाज में, ये गलत है। मात्र 4 साल का है, इन 4 सालों में क्या मिल जाएगा, आगे तो जीवन कुछ है नहीं। इसके बारे में आप संक्षेप में इनको बताएं कि ये गलत है या सही है, और सही है तो सबको प्रेरणा मिलना चाहिए कि आएं और एयरफोर्स ज्वाइन करें। सर, मेरे विचार से लगता है ये सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं है, क्योंकि
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने छोटे से उम्र में जॉब लेना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी बात, में। बहुत बड़ी बात, इतने छोटे में कोई जॉब ले ले तो उसके लिए सबसे इससे बड़ा क्या हो सकता है। बहुत बड़ी और ये उपलब्धि। सोचना कि 4 साल है, पहले ये तो ले लो, उसके बाद 4 साल देखा है 25% परमानेंट होगा, उसमें बिल्कुल। तुम कर सकते हो ऐसा। 40 लाख 30 लाख फॉर्म गिरते हैं, उसमें से अगर सिलेक्शन हो रहा है रिटर्न में, उसके बाद फेज 2 में से आप भाग नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये पॉइंट ये समझने की जरूरत है लोगों को कि जहां 30-30 हजार 30-30 लाख 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ फॉर्म भरते हैं लोग रेलवे में, 30 लाख 40 लाख 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे उस कड़ी में छटते इतने लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट से आप फाइनली सिलेक्ट होके आते हैं और स्टिल आपको 25% कोटा में आगे बढ़ने का मौका रहता है। तो फिर व्हाई टू ब्लेम द पेरिफेरल्स, क्यों नहीं हम मेन मुद्दे पे फोकस करें कि अरे भाई परमानेंट की तो तैयारी कर रहे थे, उस समय यही था ना कि परमानेंट हो गया नहीं तो छट गए। अभी क्या है कि अरे परमानेंट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चलो अभी 25% में है, 4 साल का तो समय है, 4 साल और मिल गया परमानेंट पे ध्यान लगाने के लिए, है ना। और इन 4 सालों में आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और 4 सालों के बाद आपको कुछ डिग्रीज कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्किल सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, जिससे कि आगे फ्यूचर में आपको कई सारे सरकारी जॉब्स में बहुत सारा आरक्षण मिल जाता है ना। तो आपके हिसाब से लोगों को इन भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए और भारतीय वायुसेना को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करना चाहिए ताकि सरकार को भी ये लगे कि नहीं, हाँ हमारे युवा समझदार हैं, उन्होंने हमारे इस कदम को सराहा है और उनका भागीदारी पक्का है। ये आप कहना चाहेंगे? आप अपने शब्दों में बताएं। मुझे लगता है कि सभी युवाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि कम उम्र में जॉब लेना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो किसी को एग्जाम क्रैक करने में शायद एसएससी ले ले, रेलवे ले ले, 5-5 साल पे वैकेंसियां आती है, उससे अच्छा तो इसमें कि 6 महीने पे आती जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने विकास। तो मुझे लगता है कि आपके इन सारे जवाबों से और हमारे इस डिस्कशन से हमारे युवाओं में जो भी थोड़ा मोड़ा भ्रम भ्रांति बचा हुआ है वो खत्म हुआ होगा। आपको करतार परिवार आपके अगले सारे एग्जाम्स के लिए पूरे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहता है।